जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग 8वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितनी होती है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि समान परिमाण के दो अगर विजातीय आवेश हो, जैसे कि ये माइनस क्यू आवेश है और दूसरा क्या है प्लस क्यू आवेश है, तो ये दोनों आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम लोग ने क्या कहा था, वैद्युत द्विध्रुव कहा था। ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। अगर इसे सदिश रूप में बात करें तो ये क्या हो जाता था, पी कैप हो जाता था। ठीक है, तो P सदिश बराबर Q गुणा 2a पी कैप होता था। तो इस तरह से हम लोग ने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर क्या होती थी, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश होते थे जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती थी। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी बिंदु पर निकालना है तो वो बिंदु की दो स्थिति हो जाती है, या तो वो बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, या तो वो बिंदु विषुवतीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में हो। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वो दोस्तों उसको बोलते हैं द्विध्रुव का मध्य बिंदु। ठीक है, जिसको हम लोग O से दर्शाते हैं। तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। उसके मध्य बिंदु के लंबवत है ना, अभिलंबवत जो होती है वो निरक्षीय स्थिति होती है या विषुवतीय स्थिति, और ये वाली जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। तो आज हम लोग दोस्तों इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति है उस पर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र के बारे में गणना करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी होती है। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं एक माइनस क्यू आवेश है और ये दूसरा क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित हैं, अल्प दूरी 2a पर स्थित है। ये हो जाएगा हम लोग का 2a, और इसका जो मध्य बिंदु है उसको बोलते हैं द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। तो इधर कितने होने वाली a और इधर कितने होने वाली a। तो इसी सुगमता के लिए हम लोग इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 2a लिए थे। ठीक है, तो जो 2a है तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा a और ये वाला भाग कितना हो जाएगा a। ये द्विध्रुव का क्या होता है, मध्य बिंदु। अब अक्षीय स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ तो अक्षीय स्थिति कौन सी हो जाती है, इस अक्ष के अनुदिश अगर हम लोग इस AB को मिलाते हुए अगर अक्ष बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का अक्षीय स्थिति होगा। तो इस अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर P लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु P पर अगर हम लोग को विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की गणना करनी तो हम लोग क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, इससे यहाँ की दूरी मान लेते हैं कितना है, R है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो कि समान परिमाण के विजातीय आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना हुआ है। इस द्विध्रुव की जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो कितना है, 2a है। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु P पर एक एकांक आवेश है Q0 है ना, इसको मानते हैं Q0 है। तो Q0 एकांक आवेश बिंदु P पर स्थित है। अगर वो बिंदु P पर स्थित है तो यहाँ पर देखो इस निकाय का हालांकि जो कुल आवेश है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो प्लस Q के कारण इस आवेश पर बल लगेगा है ना, या विद्युत क्षेत्र लगेगा, और इस माइनस Q आवेश के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आखिर इन दोनों आवेशों के कारण या इस निकाय के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं E प्लस Q। ठीक है, इसको हम लोग E प्लस Q लिखते हैं। अब E प्लस Q का मान क्या होता है, कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं 1/, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो R का मान क्या हो जाएगा, बिंदु A से जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है उससे P की दूरी, तो इसको मैं लिखूँगा AP और इसका क्या कर दूँगा, वर्ग कर दूँगा। ठीक है, तो E प्लस Q क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपन क्या हो जाएगा
इस प्लस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। तो इस प्लस क्यू आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी कितना है, AP। तो AP का क्या कर दूंगा, यहाँ पे वर्ग कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो कितनी होगी, A होगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी हम लोग की A, क्योंकि ये दोनों के बीच विस्थापन कितना है, 2A है। तो यहाँ से यहाँ का विस्थापन A है, यहाँ से यहाँ का विस्थापन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर AP का बात करता हूँ, AP का आखिर दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, R है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, R है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, A है। अगर ये R है, ये A है, तो इतना हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, R माइनस A। R माइनस इस A को हटा दो, ये वाला भाग बचेगा। तो यहाँ से जो AP का मान आता है, तो AP बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस A हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मान लिखो E प्लस क्यू का, तो E प्लस क्यू का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कितना हो जाएगा, R माइनस A का वर्ग। इसको हम लोग देते हैं समीकरण 1, ठीक है, R माइनस A का वर्ग, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर, E माइनस क्यू। तो ये E माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, इस माइनस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। तो ये कितना होगा, BP। तो इस BP का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर BP का मान कितना होने वाला है, BP का मान आप लोग बता सकते हो, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, R है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, A। तो टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस A। तो BP बराबर हो जाएगा हम लोग का R प्लस A। तो इसलिए यहाँ पर E प्लस क्यू का जो मान है, E प्लस क्यू का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का वर्ग। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर लगेगा। देखो ये धनावेश है, और परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो ये इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो E प्लस क्यू किस दिशा में लगने वाली है, प्लस बिंदु A और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर लगने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश इस एकांक परीक्षण आवेश जो कि धनावेशित होता है, उसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। अगर ये अपनी ओर इसे आकर्षित करेगी, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कैसे हो जाएगा, E माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बिंदु P पर आखिर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है उसको निकालेंगे। तो बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन है, E प्लस क्यू बड़ा है कि E माइनस क्यू है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये प्लस क्यू आवेश है, ये यहाँ से दूरी कितना है, इतनी दूरी है, R माइनस है। और अगर माइनस क्यू से इस एकांक परीक्षण आवेश की बात करूँ, तो ये दूरी कितनी, इतनी दूरी है। तो यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो कम है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो ज़्यादा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं E समानुपात क्या होता है, 1/r²। अगर R का मान बढ़ेगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। अगर R का मान ज़्यादा होगा, R का मान अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो दूरी है वो अगर मान लेते हैं R1 मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण जो दूरी है उसको मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि R2 का मान जो है R1 से क्या है, ज़्यादा है। तो R2 का मान क्या है, ज़्यादा है किससे, R1 से। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान है, अर्थात E माइनस क्यू, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे कम होगी, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ पर आवेश है उससे, है ना। ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है उससे। तो यहाँ पर हम लोग को ये कम हो जाएगी और ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होती है वो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उससे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी क्या है, कम है, और दूरी कम है तो E समानुपात 1/r² से क्या होता है, अगर r का मान कम है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चूंकि प्लस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश की दूरी क्या है, कम है, और माइनस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश की दूरी क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, जो जिसकी दूरी कम है मतलब E प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, जो लंबी दूरी पर है उससे। तो E प्लस क्यू का मान क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करूँ, कुल विद्युत क्षेत्र की, तो E प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर E प्लस क्यू का मान है वो ज़्यादा है किससे, E माइनस क्यू से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू लिखे। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान रखेंगे। समीकरण 1 से E प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/r माइनस A का वर्ग, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ कितना हो जाएगा, r प्लस A का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, उस चीज़ को कॉमन निकालते हैं। जैसे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल रहा है, कितना बच रहा है, 1/r माइनस A का वर्ग, और ये बच रहा है 1/r प्लस A का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हर समान करते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लूँ तो r माइनस A का वर्ग और ये r प्लस A का वर्ग हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस A का वर्ग माइनस r माइनस A का वर्ग हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग उठा के यहाँ गुणा कर दिए, इसको उठा के यहाँ गुणा कर दिए, और नीचे दोनों को गुणा कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाली है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एक्सपांड कर दो, r² प्लस A² प्लस 2RA, इसका एक्सपांड करो, माइनस r² प्लस A² माइनस 2RA, और नीचे में क्या बचा, देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हम लोग का a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो r² माइनस A², और इसी पूरा का वर्ग है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस को अंदर गुणा करेंगे, माइनस को अगर अंदर गुणा करते हैं दोस्तों, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, r² प्लस A² प्लस 2RA माइनस r² माइनस A² प्लस 2RA, ये होता है, अपॉन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, r² माइनस A² का वर्ग। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ कुछ कट रही है यहाँ पे, तो क्या कट रही है, माइनस r² प्लस r² माइनस A² प्लस A² और 2RA दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 4RA हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4RA अपॉन कितना हो जाएगा, r² माइनस ये हो जाएगा हम लोग का A²। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये जो 4RA है, इस 4RA को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2A गुणा 2R, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इस 4RA को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2A गुणा 2R। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं एडजस्ट करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A, और यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, r² माइनस A² का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। अच्छा, यदि मैं दोस्तों मान लेता हूँ कि r² का मान, यदि r का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो a से, तो r² के सापेक्ष A² को नगण्य मानने पर, ठीक है, r² के सापेक्ष हम लोग A² को नगण्य मानेंगे, तथा यहाँ पे जो Q गुणा 2A है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। तो इस तरह से अगर मैं इसको और थोड़ा सा सेट करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा हम लोग का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A। तो ये जो मान होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P, ये क्या हो जाएगा, P। इस 2 को मैं सामने ला देता हूँ, ये 2 और ये यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बटे
अगर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को नगण्य मानता हूँ तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो आर की घात कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का आर की घात 4 हो जाएगा। और अगर इसको मैं फाइनली लिखूँ तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आर कटेगा तो 2p बटे आर की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आप लोग का फाइनल जो इक्वेशन है वो निकल के आती है। ठीक है, तो ई का मान कितना आता है, ई का मान आता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर की घात कितना होता है, 3 होता है। अच्छा, अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या होता है, सदिश रूप में होगा दोस्तों ई बराबर, ई सदिश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p सदिश बटे कितना हो जाएगा, आर की घात 3। तो ये हो जाएगा ई सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p सदिश बटे आर की घात 3। अच्छा, 2p सदिश ये क्या हो जाएगा, 2p सदिश कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये हो जाएगा हम लोग का p सदिश। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, इसको अगर सदिश रूप में लिखूँ तो ई सदिश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p सदिश बट्टे आर की घात 3। ठीक है, 2p सदिश बट्टे आर की घात 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का सदिश रूप में। तो ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p सदिश बट्टे आर की घात 3। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है दोस्तों, अगर उसको हम लोग सदिश रूप में लिखें, कई लोग का ये सवाल रहता है कि सर ये जो हम लोग निगमन किए हैं इसको सदिश रूप में बताइए। तो सदिश रूप में अगर इस निगमन की या इस डेरिवेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा में जो एकांक सदिश होती है वो किस दिशा में होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में। यहाँ पर क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की एकांक सदिश की दिशा होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के कारण। अब यहाँ पर अगर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, उसी जो डेरिवेशन अभी पिछले जो किए थे उसी के ऊपर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, और न लिख के। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो एकांक परीक्षण आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू सदिश। अगर इसको सदिश में लिखूँ तो ई प्लस क्यू सदिश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन इस बिंदु आवेश जो प्लस क्यू आवेश है उससे परीक्षण आवेश के बीच की दूरी AP का वर्ग। तो AP का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी P कैप, देखो यहाँ पर E प्लस क्यू की दिशा है, P कैप की दिशा में है ना। E प्लस क्यू की दिशा जो है वो क्या है, बिंदु P। यहाँ पर इसको लिखते हैं E प्लस क्यू सदिश और ये हो जाएगा E माइनस क्यू सदिश। तो इस E प्लस क्यू सदिश की दिशा में ही क्या है, P कैप की दिशा है। तो यहाँ पर इन दोनों के सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो इस E प्लस क्यू सदिश बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू AP का वर्ग, और ये हो जाएगा P कैप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे AP का मान कितना लिखेंगे, R माइनस A, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये P कैप हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। ठीक है, समीकरण 2 की बात करते हैं। अगर माइनस क्यू आवेश, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कैसा रहेगा, आकर्षण वाला रहेगा। तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा ई माइनस क्यू, उसकी दिशा कैसे रहेगी, इन दोनों रेखाओं के अनुदिश अंदर की ओर रहेगी क्योंकि आकर्षण हो रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जो P कैप की दिशा इधर है और ई माइनस क्यू सदिश की दिशा इधर है, तो दोनों यहाँ पर विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस P कैप की दिशा में होगी। ठीक है, ये किसकी दिशा में होगी, माइनस P कैप की दिशा में। तो यहाँ पर सामने माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हम लोग का P कैप हो जाएगा। तो E माइनस क्यू सदिश का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q/R प्लस A स्क्वायर, और ये P कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर इसको सदिश रूप में लिखते हैं E प्लस क्यू सदिश और E माइनस क्यू सदिश, तो इन दोनों आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र सदिश का मान हम लोग कितना होगा। तो पिछले एक लेक्चर है दोस्तों विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक से अधिक आवेश है, मतलब 2 या 2 से अधिक आवेश हैं, तो वहाँ पे उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E सदिश बराबर होता है समस्त आवेशों, जैसे ये पहला आवेश प्लस क्यू आवेश है, दूसरा आवेश माइनस क्यू आवेश है, तो इन समस्त आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र का सदिश मान होगा उन सभी के योग के बराबर होगा। तो E यहाँ पे प्लस क्यू सदिश हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस E
माइनस क्यू सदिश, इन दोनों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। तो ई प्लस क्यू सदिश का मान कितना है, यहाँ पे समीकरण 1 से निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे बीच में प्लस लगेगा और ये जो रहेगा मान रहेगा हम लोग का पी कैप होगा, है ना। समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का वर्ग और पी कैप हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें ई माइनस क्यू सदिश का, ई माइनस क्यू सदिश का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू के कारण है ना, तो माइनस क्यू आवश्यक कारण यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर प्लस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग का पी कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस, ये हो जाएगा पी कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे इस माइनस को हम लोग सामने ला देंगे और जो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन चीज़ है, तो माइनस क्या बचेगा 1/r माइनस ए का वर्ग, और यहाँ पे माइनस सामने आ जाएगा तो 1/r प्लस ए का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा पी कैप को भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही इस पर भी पी कैप बाहर निकलेगा और यहाँ पर भी पी कैप बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी पी कैप बाहर ही रहेगा, और इसको हम लोग जैसे सॉल्व पिछले उसमें किए थे सेम वैसे ही सॉल्व यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको फिर एडजस्ट किए थे 2a और 2r में, और ये कितना था हम लोग का पी कैप है। अच्छा, ये पिछले जो लेक्चर है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, तो ये जो है q गुना 2a p सदिश, तो यहाँ पर q गुना 2a p कैप का जो मान होता है वो p सदिश के बराबर होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे लेंगे, अगर r का मान बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर के सापेक्ष a स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, और दूसरा क्या लेंगे q गुना 2a p कैप का मान जो होता है p सदिश के बराबर होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। तो यहाँ पर ये जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मान है इसको हम लोग क्या बोलेंगे p सदिश, और यहाँ पर 2 को हम लोग सामने ला देंगे और ये r रहेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर ये वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा घात 4 हो जाएगा, और फिर इसका अगर मान लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p सदिश बटे कितना हो जाएगा r की घात 3। तो इस तरह से ये ई सदिश का मान निकलकर सामने आता है। तो अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अदिश रूप में जैसे इसके पहले जो बताया था वो अदिश रूप में ना, और सदिश रूप में बताना है तो बता सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि जो ई प्लस क्यू सदिश है, ई प्लस क्यू सदिश है उसकी दिशा और पी कैप की दिशा दोनों अगर एक दिशा में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर मान लो दोनों विपरीत दिशा में है, जैसे ई माइनस क्यू सदिश की दिशा इधर है और पी कैप की दिशा इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सामने में माइनस आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जब हम लोग बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र सदिश की बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उसका योग हो जाएगा, सदिश योग होगा, ठीक है। तो ई प्लस क्यू सदिश प्लस ई माइनस क्यू सदिश हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो ये माइनस क्यू है निकल कर बाहर आ जाती है और फिर वैसी रहेगी जैसे हम लोग ने पहले किया था, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्यू गुना 2a गुणा पी कैप, जो पी कैप है इस सभी ये जो मान है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पी सदिश के बराबर बोलते हैं। ये किसके बराबर रहेगा, पी सदिश के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, क्यू गुणा 2a पी कैप, तो ये होता है पी सदिश के बराबर। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह हम लोग पी सदिश लिखेंगे, तो पी सदिश लिखेंगे तो 2 को सामने ला दो इस 2 को, और पी सदिश और r अपन r की घात 4, तो एक r यहाँ पे कट जाएगा तो r की घात 3 बचेगा। तो इस तरह से सदिश रूप में भी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए मान निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।